बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान जीत गया है जंग, लेकिन मोदी साहब इसको तस्लीम नहीं कर रहे। गो इंडिया के अंदर अब नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जी हम जीत गए हैं, और साथ वो धमकी दे रहे हैं कि जनाब हम अगली मरतबा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अब इसको क्या समझा जाए? क्या जंग खत्म हो गई है या अभी तक जारी है? और ये क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे? क्या पाकिस्तान इंडिया को न्यूक्लियरली ब्लैकमेल कर रहा है? ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ उस्मा बुखारी साहबा ने क्लेम किया है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसे डिज़ाइन किया था मियां नवाज शरीफ साहब की निगरानी में, और इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि अगर मियां साहब की निगरानी में सब कुछ हो रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा भी इस जंग को कंडेम क्यों नहीं किया? इंडिया के खिलाफ उन्होंने बयान क्यों नहीं जारी किया? बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज वार्निंग दी है कि मोदी दोबारा हमला कर सकता है, लिहाजा आप लोग मुत्तहिद रहें। इमरान खान साहब की वार्निंग को कितना सीरियस लिया जा रहा है गवर्नमेंट की सतह पे, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दिफाई तजियाकार। मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइए, जंग खत्म हो गई है या फिर बहुत ज्यादा हमें खुश नहीं होना चाहिए, अगली जंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? और ये मोदी साहब बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है उसके अंदर नहीं आऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम? बिस्मिल्लाह रहमान भाई, बहुत शुक्रिया जावेद भाई मुझे अपने साथ लेने का। मेरे ख्याल में मोदी की और मोदी जनता जनता की और मोदी के जितने हवारी हैं और जो उनका फाशिस्ट नजरिया है या बीजेपी का जो नजरिया है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। मोदी और उसके लोग आज नहीं कई अरसे से इसी तरह का एक राग अपना रहे थे, और बदकिस्मती यह है कि ये राग वो सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं लग पाते, बल्कि उनको जहां भी मौका मिला अपनी गंदी जहनीत का उन्होंने उसका सामना किया। क्या कनाडा में होने वाले टेररिस्ट अटैक और कत्ल को लोग भूल गए? क्या यूनाइटेड स्टेट में होने वाले मोदी के जेर निगरानी होने वाले इकदाम को लोग भूल गए? क्या आसाम में बंगाली मुसलमानों के साथ जो हुआ, क्या बंगाल के मुसलमान या ओवरऑल दुनिया के मुसलमान उसको भूल गए? क्या कश्मीर में होने वाले मजालिम और बर्बरियत का क्या लोग उसको भूल जाएंगे? क्या गुजरात में जो इसके अपने हाथों पे खून रंगा हुआ है हजारों मुसलमानों का, उसको लोग कैसे भूल सकते हैं? तो जावेद भाई, इनका एक नजरिया जो है वो फाशिस्ट नजरिया है। इनकी हिंदुत्व का जो नजरिया है वो सिर्फ और सिर्फ अनारकी फैलाने का है। कौन कहता है कि भारत बड़ा मुल्क है या भारत बड़ा स्टेबल मुल्क है या तरक्की याफ्ता मुल्क है? जिस मुल्क में लोग 1,000 रुपए के राशन के लिए दुनिया में लोग लाइनें लगाते हैं, जहां पे बॉम्बे के अंदर लोग सोने के लिए सड़कों के ऊपर प्लॉट नंबर लेते हैं, तो वो कौन सा मुल्क है जो अमन का प्रचार दे सकता है? और इन्हीं तवज्जो को हटाने के लिए मोदी ने साउथ ईस्ट एशिया को अपना स्लेव बनाया हुआ है। हम साउथ ईस्ट एशिया में तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? नेपाल में खतरा रहता है, बांग्लादेश में खतरा रहता है, श्रीलंका में खतरा रहता है, पाकिस्तान की सरहदें महफूज नहीं हैं। और अभी तो इन्होंने जो इस जंग में बॉम्बिंग की, जो इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल मारे, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास ट्रैकिंग रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद हैं कि इन्होंने सिखों के इलाकों में वो बॉम्ब गिराने की कोशिश की। और एक ब्रह्मोस तो अफगानिस्तान की तरफ भी फायर किया गया ताकि इस पूरे इलाके में अनारकी फैलाई जाए। मेरा इस सारी बात कहने का मकसद सिर्फ एक ये था कि इस मोदी इस पॉलिटिकल लीडरशिप और इस पॉलिटिकल विथ पे कभी यकीन नहीं कर सकते, ना हमें इस पे कोई सुकून का सांस लेना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शफकत से इस सब्ज परचम हलाली परचम वाले मुल्क पे अल्लाह ताला ने बहुत रहम फरमाया। अल्लाह ने हमारा पर्दा रखा, और जिस काम के लिए हम अपने आप को कई अरसे से तैयार कर रहे थे, और खसूसी तौर में पुलवामा के बाद हमने जो अपनी आंखें खोली थी, ये उन सारी चीजों का अल्लाह ताला ने हमें ये समर दिया, हमारी जिद्दोजहद का, हमारी तैयारियों का समर दिया, हमारी अस्करी क़यादत का अल्लाह ताला ने मान रखा। और हम आज मोदी को ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली और साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब उस खिफगी को, उस हजीमत को मिटाने के लिए जनाब मोदी ये जितनी चीजें बोल रहे हैं, ये सब उसका सहारा है। तो ये मेरी बड़ी सोच है। मेरे ख्याल में मोदी साहब को एक राह फरार चाहिए।
बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल जोहल साहब, आपकी तरफ आना। इस तरह ये फरमाइएगा, आप बार बार कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब ये ऑपरेशन का फैसला हो रहा था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे और उनकी इनपुट ली गई और उनके सामने ये डिज़ाइन हुआ सारा। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो यहीं थे 3 तारीख से इधर से। 3 तारीख। देखिए, ये जो गुफ्तगू की जा रही है, ख़ासकर जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। इस माहौल में इस सारी चीज़ का मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि माहौल को एक यकजहती का माहौल रहने दिया जाए। मियां नवाज शरीफ से बदकिस्मती में की बात है, आपके शोज़ में भी हमने ये बात की, वो जब मौका था तो तब तो वो कुछ नहीं कर सके, लिहाजा ये पता लग गया है कि वो तो पीटीआई भी गायब हो गई। नहीं, पीटीआई गायब नहीं हुई। देखिए तो सब ये तो गवर्नमेंट का रेटोरिक है ना, कि जब भी पीटीआई के जितने भी लोग थे, पॉलिटिकल जमात थी, हम तो खड़े हुए। देखिए आप, अब मैं नवाज शरीफ साहब कोई बात को डिस्कस कर लें तो फिर पीटीआई को लताड़ लीजिएगा फिर सारे, ये काफ़ी है इनके लिए। पहले आप लताड़ लें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जंग के बाद जो चीज़ आए ना उसको अपने मुंह पे मारते हैं, तो ये बयानात जो हैं ये तौहीन है हमारी आर्म फोर्सेस की। ऑपरेशन वाज डिजाइन, कंडक्टेड, एग्जीक्यूटेड बाय आर्म फोर्सेस। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर हमारे एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, ये पूरी एक कमांड जो होती है, इसको अगर हम इफ्स एंड बट्स और खामखा जो है किसी के गले डालने की कोशिश करेंगे, पोलिटिसाइज करेंगे, ये पोलिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। डू नॉट पोलिटिसाइज इट। मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंतहाई ये खुश करने की बातें होती है, लीडरशिप की खुशामद में इतना नहीं आगे जाते हैं। ठीक है, एक बात है, आपने वो नहीं बोले, सारी दुनिया को पता है, हम उसमें फिर बात करना शुरू करेंगे फिर आपको तकलीफ होगी। हम पोलिटिसाइज करना नहीं चाहते, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, उन शहदा की कामयाबी है, उन सिविलियंस की शहीदों की कामयाबी है, उन हमारे जो जवान हैं उनकी कामयाबी है, पीएफ की कामयाबी है, जिसने हिस्ट्री में मतलब एयरफोर्स की हिस्ट्री में एक नई लिख दी है। सो लेट इट बी अ कॉमन प्राइड। इसको अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। तो ये जाति की बात। अफनान साहब, वैसे ना कोई बाज़ का गैर जरूरी बयान दे देते हैं आप लोग। मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है, वो लीडर हैं आपके, और प्राइम मिनिस्टर जाहिर उन्हीं की पार्टी के हैं, चीफ मिनिस्टर उन्हीं की पार्टी के हैं। जब प्राइम मिनिस्टर फैसला कर रहे हैं, फैसला करने के बाद कामयाबी होगी, तो मियां नवाज शरीफ साहब को घुसेड़ने की दरमियान जरूरत क्या थी आपको? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात ये है कि ये एक अजीब इत्तफाक है इस मुल्क के अंदर कि जब भी इस मुल्क में कोई बड़ा काम हुआ है तो नवाज शरीफ जहाँ उसका लीडर था या वजीर आजम था। अब एटमी धमाकों के टाइम पे भी यही इसी तरह की बातें की जाती थी। उसके बाद JF-17 सुन लेना मेरी बात, JF-17 प्रोग्राम किसने शुरू किया? नवाज शरीफ ने किया। ठीक है बात। CPEC किसने किया? G10 किसने लिया? सुन ले मेरी गुजारिश। J10 इमरान खान साहब ने लिया। मेरी गुजारिश सुन ले। एक जहाज खरीदना इस तरह, तो फिर ये जो जितने कॉर्वेट्स लिए हैं अभी ये नेवी के और जितने फ्रीगेट्स लिए वो सारे पूरी नेवी की मॉडर्नाइजेशन को आप उठा लें पिछले 10 साल में हुई है। सारे उस 2013 के 18 की डील्स है। इवन हैंगर क्लास सबमरीन की डील भी 2017 में हुई है। बात यह है कि देखें, ये अवाम, ये हम इसलिए नहीं करते कि कोई, ये अवाम को पता होना चाहिए कि किसकी लीडरशिप के अंदर मुदब्बराना फैसले किए गए जिसकी वजह से मुल्क को फायदा हुआ। मियां साहब ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं क्या करता उन पर हमला कर देता। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मैं क्या करता, मैं उन पर हमला कर देता। हाँ सॉरी, एक बंदे ने कहा, और उनके साथ उस वक्त जो मेरी गुजारिश है सुन ले, मैं आपकी बात में नहीं बोला, और उस वक्त जो उनके साथ थे ना जनरल साहब, उनकी भी टांगें कांप रही थी। असल में मसला ही है। तो नहीं, असल मसला ना करें ना, फिर आप वज़ीर आज़म बाजार से उस्मा ना लिया करें। बात ये है कि ये अच्छा, ये अब आपने फैसल भाई 2 मिनट रुक जाना, मैंने अच्छा चले। देखें, ये एक जॉइंट एफर्ट थी, इसमें कोई शक नहीं है, हम किसी से किसी का क्रेडिट नहीं ले रहे, मगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप का क्रेडिट भी किसी को नहीं दे सकते। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उसके हेड है, क्या कहते हैं, पूरी लीडर जो इस वक्त जो भी सिस्टम है इस मुल्क के अंदर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मियां साहब वाज देयर, उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, उन्होंने जहाँ जहाँ वो डिप्लोमेसी में अपनी इनपुट दे सकते थे उन्होंने दी, उन्होंने स्ट्रैटेजी के अंदर अपनी इनपुट दी। और अच्छा देखें, वैसे देखें अफनान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का एहतराम करते हैं, 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपकी पार्टी के लीडर हैं, बड़े बड़े काम किए उन्होंने पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये सारा सिनेरियो चल रहा था तो उन्हें कम से कम एक बयान जरूर देना चाहिए था। मियां साहब मुकम्मल खामोशी। मैं देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बयानों से ऊपर जा चुके हैं ना। उन्होंने, आप बयान की बात तो आप उससे करें जिसने एटमी धमाके ना किए हो, बयान आप उससे कहें जिसने बाकी जो मैंने आपको चीजें गिनवाई उन्होंने ना की हो, उनके ऊपर आप कह रहे हैं जी अब ये ऐसे ही जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने बयान नहीं दिया।
इमरान खान ने नहीं दिया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने। मेरी गुजारिश सुन लेना यार, देखें मैं बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान की लाइन टो की। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये नहीं अभी भी कहा कि इमरान खान को बाहर निकालो। आपको मैं इनकी ट्वीट लगा के दिखा सकता हूं कि जब मुल्क में जंग थी तो क्या कह रहे थे, इमरान खान को बाहर निकालो, इमरान खान को बाहर निकालो। यार आप मतलब कि खुदा का खौफ करें, मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहे, आप लुच तल रहे हैं उस वक्त। बात यह है कि आप अपना कंडक्ट देखें कि जब वो हक में फैसला आ गया अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी है, देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी, और हजारों साइंटिस्ट टेक्नीशियंस, हजारों लोगों ने उन सिस्टम्स को डेवलप किया। साइबर हमारे वॉरियर्स, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस के लोग थे, वो ये इट ऑल केम टुगेदर, ठीक है ना। ये मैं ये नहीं कह, ये सब की आप किसी से लोगों ने देखें JF-17 पे प्रोग्राम पे लोगों ने काम 25-25 साल कर लिया, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया, उनको डिजाइन हेड किया। फिर मुसफ अली मीर साहब जो है, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, आज उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, कि उन्होंने कहा कि मैं JF-17 का इंजन को और उसके जो बाकी सिस्टम को अलग कर रहा हूं, क्योंकि उस हमें कोई इंजन नहीं दे रहा था, तो हमें वी हैड टू सेपरेट द टू, और उसकी वजह से हमने जहाज डेवलप कर लिया, और बाद में हमें इंजन जो है रशिया से मिल गया, और अब हमने चाइना से ले लिया, यूक्रेन से मिले, नहीं रशिया से मिला, RD-93। अच्छा बात मैं ये मतलब ये मैं एक बात बता रहा हूँ, इसके अलावा और बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशन है इन प्रोग्राम्स के अंदर, जिन्होंने बड़ी अपनी जानें लगाई है। अच्छा मैंने ब्रेक ले लिया, क्रेडिट नहीं ले रहा, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जिसने जितना किया वो उसको। अच्छा मलिक साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये फरमाइएगा कि बार बार मोदी जो है वो तकरीरें कर रहे हैं, वो कौम से खिताब कर रहे हैं, अब वो एयर बेस पे गए जहाँ पे S-400 था, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ, स्ट्रिप्स महफूज हैं, S-400 महफूज है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बहुत मारा। अब ये जो नैरेटिव है मोदी का, क्या वो बिक सकेगा, क्या इसके ऊपर यकीन कर सकेगी दुनिया या नहीं कर सकेगी, और क्या इसके बाद जो डायलॉग होने हैं पाकिस्तान और इंडिया के, क्या उसकी कामयाबी का कोई इम्कान है या नहीं? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।